Welcome students. Today we are going to discuss electric charges and fields. In this chapter we are going to discuss charges, their properties and the electric field related to them. So basically what do you mean by charge? Charge होता क्या है? So charge, it is the property of an atom which decides how it will behave within its surroundings. क्या मतलब हुआ कि किसी भी चार्ज की एक प्रॉपर्टी है या किसी भी एटम की एक प्रॉपर्टी कह लो. चार्ज क्या है? बेसिकली किसी भी एटम की एक प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि वो एटम अपनी सराउंडिंग में किस तरीके से बिहेव करेगा. ठीक है ना. तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई इसकी. व्हाट इज चार्ज? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, और यू कैन से मैटर, which decides how it will behave within its surroundings. ठीक है ना. तो चार्ज क्या है? बेसिकली प्रॉपर्टी है किसी भी एटम और मैटर की जो ये डिसाइड करती है कि वो अपने सराउंडिंग में किस तरीके से बिहेव करेगा. और इन अनदर वर्ड्स यू कैन से इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. या फिर ये कह लो कि किसी एक चार्ज्ड बॉडी को अगर किसी दूसरी चार्ज्ड बॉडी के पास में रखेंगे तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा. ठीक है. तो देखिए इस डेफिनेशन में एक फोर्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा फोर्स है ये. ठीक है. तो देखिए आप सबसे पहले तो ये समझिए कि चार्ज एक्चुअल में है क्या. तो कोई भी एटम ले लेते हैं. मान लीजिए अपन ने सोडियम कोई एटम ले लिया. ठीक है ना. सोडियम. अब सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये भी 11 है. अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं, वेयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स दिस एटम इज न्यूट्रल. ये एटम कैसा है? न्यूट्रल है. ठीक है ना. लेकिन इट डजंट मीन दैट इट इज स्टेबल. ये न्यूट्रल तो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेबल हो. ये स्टेबल कब होगा? इट इज नॉट स्टेबल. इट इज नॉट स्टेबल. स्टेबल नहीं है. तो स्टेबल कब होगा ये? Once it will lose one electron. एक इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर देगा तब ये स्टेबल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में है वो कंप्लीटली फील्ड होने चाहिए. तो 2, 8 और 1 इसमें आता है. तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बाकी के दो शेल इसमें K और L शेल जो है कंप्लीटली फील्ड हो जाएंगे. तब उस केस में ये स्टेबल हो जाएगा. ठीक है. तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया. और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अब मेजॉरिटी किसके पास आ गई? प्रोटॉन्स के पास आ गई. अब प्रोटॉन्स तो हो जाएंगे 11 और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10. ठीक है. तो जिसके पास मेजॉरिटी होती है उसका चार्ज आता है. तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका मतलब इसमें चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस. तो ये इसकी प्रॉपर्टी है. ठीक है ना. ये इसकी प्रॉपर्टी है. अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा. अगर हम चाह के भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लेके आ सकते. ठीक है ना. इस पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17. दैट मीन्स इट हैज 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स अगेन दिस एटम इज न्यूट्रल. दिस एटम इज न्यूट्रल. पर क्या ये स्टेबल है? नहीं, ये स्टेबल नहीं है. ये स्टेबल कब होगा? जब इसके आउटर मोस्ट शेल के जो सेल्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीटली फील्ड हों. ठीक है ना. कब स्टेबल होगा? जब इसके सारे के सारे शेल जो है कंप्लीटली फील्ड हों. तो अभी फिलहाल क्या है? 2, 8, 7 है.
तो स्टेबल नहीं है। स्टेबल कब होगा? जब आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ठीक है। इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। तो जब ये गेन करेगा तो अब मेजॉरिटी किसके पास हो गई? इलेक्ट्रॉन्स के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अब 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी मेजॉरिटी होती है उसका चार्ज आता है, तो फिर कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? 1-, ठीक है। तो ये दो तरीके से काम करता है। अब देखिए, सोडियम के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव और कैल्शियम के ऊपर चार्ज, क्लोरीन के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव, ठीक है। तो इससे दो चीज समझ में आती हैं कि चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम और मैटर विच डिसाइड्स हाउ इट विल बिहेव विद इन इट्स सराउंडिंग। अब कोई भी एटम की प्रॉपर्टी है कि वो अपने सराउंडिंग में कैसे बिहेव करे, ये कहता है चार्ज। तो प्रॉपर्टी क्या है? अब मान लीजिए इन दोनों को हम नजदीक लेके आ जाते हैं, तो क्या होगा? अपोजिट चार्ज है दोनों के ऊपर, तो क्या करेंगे? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? यानी कि एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो वही कह रहे हैं, देखिए सेकंड जो डेफिनेशन है, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, ठीक है ना, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर इनको हम एक दूसरे के नजदीक लेके आ जाएंगे। ऐसे अगर सेम चार्ज को अगर हम लेके आ जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है ना। तो ये है, तो चार्ज यही होता है कि किसी भी एटम की प्रॉपर्टी है कि वो कैसे बिहेव करे अपने सराउंडिंग में, ठीक है ना। वो अपने बगल वाले एटम को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है। और ये इनकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, हम चाह के भी इसको चेंज नहीं कर सकते। हम चाह के भी सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं ला सकते और ना ही अपन क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आ सकते। तो ये इनकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये इसी तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है ना। इन एटम इज न्यूट्रल, कोई भी एटम जो है न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए लूज कर जाता है, उस केस में क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की मेजॉरिटी ज्यादा हो जाएगी, तो चार्ज किसका आएगा? जिसकी मेजॉरिटी होती है, तो पॉजिटिव चार्ज गेन कर जाता है, ठीक है ना। तो ये एटम इस तरीके से बिहेव करता है। तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, मतलब किस में मेजर करते हैं हम चार्ज को? तो चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलाम में, COULOMB, कूलाम। इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। और इसकी जो मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। तो प्लस तो हम लगा देते हैं प्रोटॉन के लिए और माइनस हम लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। वैल्यूज दोनों की सेम रहती है, ठीक है। तो इसको अपन E से डिनोट कर देते हैं नॉर्मली चार्ज को। किसी किसी बुक में इसको Q से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे इसको हम E से डिनोट करते हैं, यानी कि तो या तो प्लस माइनस E लिख देते, Q लिख देते हैं अपन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, या फिर प्लस माइनस E लिख देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इन टर्म्स को। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है हमारे सामने वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हम जिसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रो, यहाँ पे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, ठीक है ना, और स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है ना। तो यानी कि चार्ज एक तरीके से, अब चार्ज किसके वजह से डेवलप हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से डेवलप हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया किसी भी एटम पे तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का खेल है ये। तो इलेक्ट्रो वर्ड वहां से लिया गया है। और स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, यानी कि जो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डेवलप हुआ है वो कैसा है? रुका हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, व्हेन टू सब्सटेंसेस रब टुगेदर दे गेट अपोजिटली चार्ज्ड इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है इसका कहने का मतलब कि जब कोई भी दो सब्सटेंस अगर उसको हम आपस में रब करते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लास और सिल्क, इनको जब आप रब करोगे तो ग्लास की प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं, तो सबसे पहले तो रब करने से होगा क्या? रब करने से, जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं एक तरीके से हम फ्रिक्शनल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल एनर्जी जब हम देते हैं तो वो फ्रिक्शनल एनर्जी कौन गेन करता है? फ्रिक्शनल एनर्जी से हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट को कौन अब्जॉर्व करता है? एटम, ठीक है ना, एटम एब्जॉर्व करता है। और एटम में भी सबसे पहले कौन एब्जॉर्व करेगा? जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब वो उस एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं तो वो एक्साइटेड मोड में चले जाते हैं और अपने एटम को लूज कर जाएंगे, ठीक है। तो
ग्लास की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं, तो इसलिए ग्लास के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन्स की ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। तो इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क, अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं जो लूज करके गए हैं, ये गए किसके साथ, किसके ऊपर है, सिल्क के ऊपर आ गए हैं, ठीक है ना। तो सिल्क के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि मान लीजिए कोई सिस्टम हम ले लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम हम ले लेते हैं, इसमें हमने ग्लास ले लिया प्लस हमने सिल्क ले लिया, ठीक है ना। तो ग्लास की प्रॉपर्टी क्या है, ग्लास की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और सिल्क की प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। यानी कि यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, सिल्क के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस पे तो आ जाएगा ग्लास पे तो पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हम टोटल करें नेट चार्ज, तो नेट चार्ज हमारे पास क्या रहेगा, नेट चार्ज जीरो होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो नेट चार्ज तो रहेगा जीरो, ठीक है। लेकिन ये इनकी प्रॉपर्टी है कि इस पे पॉजिटिव भी आएगा और इस पे नेगेटिव भी आएगा। ऐसे एम्बर और फर को अगर हम रब करते हैं तो एम्बर पे आता है नेगेटिव चार्ज और फर के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। एम्बर बेसिकली होता है क्या, एक येलोइश सब्सटेंस होता है जो ज्वेलरीज वगैरह में यूज करते हैं, जैसे जो लाख के जो कंगन होते हैं ना, उसको बोलते हैं एम्बर। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव चार्ज आएगा कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो चार्ज इनके ऊपर डेवलप हुआ है, ये कैसा चार्ज है, ये रुका हुआ है, कहीं फ्लो नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना। तो स्टैटिक चार्ज है, ठीक है ना। तो ग्लास के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ वो भी स्टैटिक है, सिल्क के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ वो भी स्टैटिक है, और इसी को बोलते हैं हम। और क्योंकि ये चार्ज फ्रिक्शनल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो फ्रिक्शनल और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में जरूरी नहीं है कि चार्ज फ्लो ही करे, स्टैटिक चार्ज भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे है स्टैटिक रुका हुआ चार्ज है। द इलेक्ट्रिक चार्ज सो डेवलप्ड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अदर पार्ट, सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है, ठीक है ना। और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि जो चार्ज डेवलप हुआ है रुका हुआ है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है एक तरीके से, ठीक है ना। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज, पोटेंशियल्स एंड फील्ड्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज दैट इज चार्ज एट रेस्ट। तो इस पूरे चैप्टर में हम इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी करेंगे, मतलब चार्ज जो है हमारा रुका हुआ है, मोशन में नहीं है, रुका हुआ है चार्ज, और ये चार्ज कैसे बिहेव करेगा, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्या इसका पोटेंशियल होगा, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक चार्ज। अब यही स्टैटिक चार्ज अगर मूव करने लग जाए तो अपन क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज लीड्स टू करंट, तो करंट प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज फ्लो करने लग जाता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर Q इज अ चार्ज एंड T इज द टाइम टेकन, ठीक है। तो ये करंट की डेफिनेशन हो गई। तो अब Q क्या, अब चार्ज क्या होता है हमारे पास, कूलाम, इसकी ऐसा यूनिट क्या है कूलाम, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या है सेकंड, और करंट क्या हो गया एम्पियर। तो देखिए करंट की हमारे पास दो ऐसा यूनिट आती हैं सामने, एक तो एम्पियर आती है और एक आती है कूलाम पर सेकंड, ठीक है, दो ऐसा यूनिट होती हैं इसकी। Q क्या है नेट चार्ज, T क्या है टाइम टेकन, I क्या है करंट। तो अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करना तो कैसे करोगे, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 कूलाम चार्ज अगर 1 सेकेंड के दौरान किसी भी कंडक्टर से फ्लो हो जाता है, तो इसका मतलब वहां पे कितना एम्पियर बन गया, 1 एम्पियर करंट तैयार हो गया, ठीक है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो करंट फ्लो किस में करता है, यह भी एक समझने वाली चीज है। तो करंट फ्लो करता है कंडक्टर्स के अंदर, और इंसुलेटर्स हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स, ठीक है ना। इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं करता, कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है। तो ऐसा क्या होता है कंडक्टर्स में कि करंट फ्लो करे, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो जाहिर सी बात है मूव करेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हो, अब देखिए मैंने दो
एक तरीके से, एक तो मैंने ले लिया कंडक्टर, ये जो कंडक्टर का मैंने डायग्राम बनाया है, कोई कंडक्टिंग वायर मान लीजिए आप इसको, और दूसरा ये मैंने लिया है इंसुलेटर, ये मैंने लिया है इंसुलेटर जिसे हम बेड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये आप कह सकते हैं कि मैंने ये वायर लिए एक तरीके से, कंडक्टिंग वायर है और ये इंसुलेटिंग वायर है, ठीक है ना, ये ठीक है। और इसको मैंने जूम किया है, तो जब हम जूम करेंगे तो ये इसके अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, एटम दिख रहे हैं ये, ठीक है ना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसका। इतना मैंने जूम कर दिया कि इसके अंदर हमको एटम दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए दोनों ही क्या हैं, आपके सॉलिड है, ठीक है ना, ये हम सॉलिड्स की कैटेगरी में इसको कंसिडर कर रहे हैं, दोनों ही क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सॉलिड है, कंडक्टर जो मटेरियल हमने लिया है वो भी सॉलिड है, और जो इंसुलेटिंग मटेरियल लिया है ये भी, इंसुलेटर भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर इसको हम जूम करें तो हम क्या देखते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है ना, ये एटम है सारे के सारे, ये इसका सेंट्रल पार्ट ये न्यूक्लियस हो गया और इसके सराउंडिंग ये ऑर्बिट्स हो गए, ठीक है ना। तो अब देखिए इनके जो ये ऑर्बिट्स हैं ये सब के सब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये सब के सब आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे इसके, अब आपको पता है एज पर बोर्स थ्योरी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंटिन्यूसली किसी भी एटम के चारों तरफ मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि ये इनके जो ये लेवल्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते, अब क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्बिट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा घूमते घूमते, फिर इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में चले जाएगा, यहाँ से इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से इसमें चला गया, मान लीजिए यहाँ से इसमें चला गया, ठीक है, यहाँ से इसमें चला गया इसके अंदर। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहा है, यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन और देखिए उसको इजीली फ्लो कर पा रहा है वो, ठीक है ना। इसीलिए अपन बोलते हैं कि कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो यही है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हैं, मूव कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है ना। अब होगा क्या, जैसे इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेंस कि अगर इसको हम बैटरी की सप्लाई दे दें, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसको अगर हम जैसे बैटरी की सप्लाई देंगे तो होगा क्या, अब इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव एंड की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आएंगे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है इस तरीके से शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। और करंट अपन क्या पढ़ते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाती है, ठीक है। तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, ये पता होगा आप लोगों को, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस तरीके से करंट डेवलप होता है, ठीक है। तो ये कंडक्टर है जो करंट को कंडक्ट करता है, क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है। और जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर को हम क्या पढ़ते हैं कि दे आर बैड कंडक्टर्स बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसका मतलब कि इन एटम्स के बीच में जो गैप है वो एज कंपेयर टू कंडक्टर्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इस वजह से इनके जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट्स हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं करते, ठीक है ना, ये ओवरलैप नहीं करते। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल टेंडेंसी में रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है, लेकिन कैसे करेगा, वो अपने ही ऑर्बिट में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली मूव करता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर और अपने ही न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते, तो इलेक्ट्रॉन जो है अब यहीं पे अपनी ही जगह पे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन, इस वाले केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तभी करंट प्रोड्यूस होता है, क्लियर है चीज। तो वहीं से करंट की डेफिनेशन, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए 1 एम्पेयर डिफाइन करना है, तो मान लीजिए कोई एक पॉइंट, मतलब एक यूनिट एरिया हम ले लेते हैं, यूनिट एरिया हमने ले लिया, और इस यूनिट एरिया में से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज
मतलब 1 कूलम के बराबर अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें से मूव कर गए तो इसका मतलब 1 एम्पियर करंट जो है प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। क्लियर है?